Hello everyone, welcome to the Learning Science. This is me Ashutosh, and today we are going to discuss Communication Lecture 5, and this is the last lecture of our series Communication. This lecture is totally dedicated to MCQ questions based on our previous lectures first, second, third and fourth. तो शुरू करने के पहले आपको कुछ बातें जो ध्यान में रखनी होंगी वो ये हैं कि जितने भी क्वेश्चंस इसमें शामिल किए गए हैं वो हमारे प्रीवियस लेक्चर से ही लिए गए हैं। तो आपको ये जब जब मैं अटेम्प्ट करूं उसके पहले आपको खुद से ये ट्राई करना होगा कि आप ही इसको खुद सॉल्व करें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस उसी चैप्टर से लिए गए हैं। तो आपको पता चलेगा कि आपका ये सारे लेक्चर्स कैसे प्रिपेयर हुए हैं या फिर से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ असिंक्रोनस मीडियम इज। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है एसिंक्रोनस मीडियम। इसके ऑप्शंस हैं रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म एंड न्यूज़पेपर। तो आप अगर सारे लेक्चर्स आपने देखे होंगे तो आपको ये मालूम होगा असिंक्रोनस मीडियम क्या होता है। असिंक्रोनस मीडियम का मतलब होता है ऐसी कम्युनिकेशन प्रोसेस जिसमें सेंडर और रिसीवर के बीच होने वाले कन्वर्सेशन की फीडबैक तुरंत नहीं आती। मतलब अगर सेंडर ए है, उसने कोई मैसेज अपने रिसीवर बी को भेजा तो रिसीवर तुरंत रिप्लाई नहीं कर सकता। वो कुछ समय के बाद, 1 घंटे 2 घंटे, 1 दिन या 1 महीने, वो कुछ समय के बाद वो अपना फीडबैक रिसीवर सेंडर को देता है। तो आप इससे तुरंत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि असिंक्रोनस मीडियम इसमें से कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है। रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, न्यूज़पेपर। रेडियो तुरंत लाइव भी दे सकता है, लाइव ब्रॉडकास्टिंग कर सकता है। टेलीविज़न लाइव फिल्म दिखा सकता है। फिल्म, न्यूज़पेपर। तो आप बिल्कुल ही आसान सा आप इसको गेस कर सकते हैं या एकदम कंक्रीट आंसर दे सकते हैं, दिस इज न्यूज़पेपर। ये 1 दिन पहले प्रिंट होता है, आपको सुबह मिलता है, तो ये असिंक्रोनस मीडियम का एग्जाम्पल होगा। क्लियर? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, मतलब जो गलत। नॉट करेक्ट एक बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड है, ये हमेशा कंफ्यूज कर देता है। लोग करेक्ट पे टिक लगा देते हैं जबकि ये पूछा नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट को आप मान के चलिए इनकरेक्ट। कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही नहीं है यानी गलत है। पहला ऑप्शन है, अ गुड कम्युनिकेटर कांट बी अ गुड टीचर। मतलब एक गुड कम्युनिकेटर, एक अच्छी बात करने वाला, कैन नॉट बी अ गुड टीचर, एक अच्छा टीचर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है, अ गुड कम्युनिकेटर हैज़ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। थर्ड है, अ गुड कम्युनिकेटर हैज़ वाइड रीडिंग्स। एंड लास्ट है आपका ऑप्शन, अ गुड कम्युनिकेटर हैज़ कमांड ओवर लैंग्वेज। तो ये कॉमन सेंस की बात है, आप क्वेश्चन पढ़ते आप समझ गए होंगे। ऑप्शन ए जो अ गुड कम्युनिकेटर कांट बी अ गुड टीचर, मतलब एक अच्छा बात करने वाला एक अच्छा टीचर नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल ही गलत है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन ए, अ गुड कम्युनिकेटर कांट बी अ गुड टीचर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस द मैसेज इज कन्वर्टेड टू अ सिम्बोलिक फॉर्म कॉल्ड। इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब हुआ जब हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है तो द मैसेज इज कन्वर्टेड टू अ सिम्बोलिक फॉर्म, उसे क्या कहते हैं। मतलब जब सेंडर अपना मैसेज कन्वे करता है रिसीवर को, तो वो किस सिंबल में, वो उसको कौन से सिंबॉलिक फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है। तो आपको मैं पढ़ाया था, आप जानते भी होंगे, अगर कोई सेंडर जब अपने किसी आइडियाज़ को जनरेट करता है मैसेज कन्वे के लिए, तो उस मैसेज को जब वो जनरेट करता है उसके अपने आइडियाज़ से उसको मैसेज के फॉर्म में, तो हम उसको कहते हैं इनकोडिंग। मतलब मतलब जब आइडियाज़ उसके माइंड से आते हैं तो मैसेज बनने में जो प्रोसेस लगता है उसे कहते हैं इनकोडिंग। और वो मैसेज जब चैनल के थ्रू रिसीवर के पास पहुंचने लगता है, तो उस मैसेज को जब उसको रिसीवर उसको पाता है तो उसको कहते हैं डीकोडिंग। तो इसमें पूछा गया है द मैसेज कन्वर्टिंग सिंबॉलिक फॉर्म, मतलब इसके ऑप्शन है डी कोडिंग, इनकोडिंग, डेसिफरिंग, एक्सपेंडिंग। तो इसका आंसर होगा ये इनकोडिंग, ऑप्शन बी। मतलब ये यहाँ सेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है, जब सेंडर आइडियाज़ को जनरेट करेगा तो वो सिंबॉलिक फॉर्म में करता है इनकोडिंग। तो हमारा ऑप्शन बी हुआ। चलिए फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा,
क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पैरा लैंग्वेज। मतलब ये जो सारे ऑप्शंस दिए गए हैं चारों, इनमें से कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स फैक्टर हैं, एट्रीब्यूट्स हैं जो पैरा लैंग्वेज में शामिल होते हैं। पहला ऑप्शन है टोन, दूसरा ऑप्शन है पिच, तीसरा ऑप्शन है क्वालिटी ऑफ वॉइस एंड लास्ट है रेट ऑफ स्पीकिंग। तो चलिए इसका हम मीनिंग समझते हैं। पैरा लैंग्वेज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूएंट। पैरा लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना होगा। पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है द मैनर इन विच समथिंग इज सेड रेदर देन व्हाट इज सेड। मतलब जब हम पैरा लैंग्वेज की स्टडी करते हैं तो हम उसके बोलने की मैनर को देखते हैं, उसके बॉडी लैंग्वेज, उसके हैप्टिक्स, उसके काइनेसिक्स के प्रोसेस को, एक्टिविटीज़ को देखते हैं। मतलब वो क्या बोल रहा है, उसके मैसेज पे हम कम ध्यान दें कि वो किस तरीके से बोल रहा है, किस मैनर से बोल रहा है। जब हम उस पर ध्यान देते हैं तो वो होता है पैरा लैंग्वेज। पहला ऑप्शन हमारा टोन, मतलब वो किस टोन से बोल रहा है, सरकास्टिक टोन में बोल रहा है या अच्छे से बोल रहा है, फ्लो में बोल रहा है। दूसरा है पिच, उसके बोलने की पिच क्या है, धीरे है, तेज है, वो फ्लक्चुएट हो रही है या एकदम फ्लो में हो रही है। लास्ट है क्वालिटी ऑफ वॉइस एंड रेट ऑफ स्पीकिंग। मतलब रेट ऑफ स्पीकिंग मतलब जैसे समझिए आपके इमोशन से ये पता चल, मान लीजिए कोई एकदम बैठा हुआ थका हुआ, वो कोई भी, आप कोई भी वर्ड उससे पूछिए, कोई भी स्टेटमेंट बोलिए, वो एकदम धीरे धीरे बोलता था कि नहीं ऐसे वैसे। ये रेट ऑफ स्पीकिंग होती है। तो इन चारों को मिला के ऑप्शन पहला दिया गया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब टोन पिच क्वालिटी ऑफ वॉइस। ऑप्शन बी है सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, पिच क्वालिटी ऑफ वॉइस एंड रेट ऑफ स्पीकिंग। तो हम देखेंगे पैरा लैंग्वेज में ये चारों ऑप्शंस, टोन पिच क्वालिटी ऑफ वॉइस रेट ऑफ स्पीकिंग, ये सारी ही पैरा लैंग्वेज में हम पा लेते हैं। ये सारी ही चीज़ें इंडिकेट करती हैं पैरा लैंग्वेज को। तो इसका लास्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि ये सारी चीज़ें पैरा लैंग्वेज को ही इंडिकेट करती हैं। क्लियर? आई होप आपको क्लियर समझ आया होगा। एंड हम चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन हमारा अ लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर इज वन वेयर। एक लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर वह है जिसमें, अब हमें ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं, उसकी फीचर्स दिए गए हैं, ऐसी सारी फीचर्स जो, ऐसी कौन सी फीचर है जो लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर को इंडिकेट करती है। तो लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर का मीनिंग हमें पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हमें इसकी मीनिंग पता नहीं होगी हम ऑप्शन नहीं लगा पाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर की मीनिंग देखने, इसकी मीनिंग क्या होती है। लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर का मीनिंग बेसिकली होता है a culture relies heavily upon words to convey meanings of a communication। मतलब in a lower context culture the communication needs to be much more explicit। एक्सप्लिसिट मतलब होता है एकदम स्पष्ट, जो आप कह रहे हैं आपके हूबहू वो वर्ड्स वही कह रहे हैं। ऐसा नहीं आप जो कहना चाह रहे हैं लेकिन आपके वर्ड्स दूसरी बातें बोल रही हैं, कुछ आपके मन में रह गया अनसेड, नहीं, आपके जो माइंड में है वो पूरी आप वर्ड से आपका मैसेज को कन्वे कर रहे हैं। वेस्टर्न सोसाइटीज़ आर यूजुअली लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर, वो एकदम एक्सप्लिसिट बातें बोलते हैं। ये होता है लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर की मीनिंग। तो हम अपने ऑप्शंस पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज अनस्पोकन, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन अ वर्बल मैसेज, एंड थर्ड ऑप्शन है मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज अपेरेंट, एंड लास्ट ऑप्शन हमारा मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज नॉन एग्जिस्टेंट। तो हमारा बी ऑप्शन जो है मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन अ वर्बल मैसेज, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर में भी मैंने बताया कि इसमें जो मैसेज कन्वे किया जाता है वो एकदम से हूबहू जैसा आपके माइंड में है, जैसे आपके आइडियाज़ में वैसे ही बोली जाती हैं, कुछ भी अनसेड अनस्पोकन नहीं रहता। एवं इसके अपोजिट जस्ट हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर होता है। हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर में होता है कि चीज़ें अनस्पोकन भी रह जाती हैं, आप अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के द्वारा लोगों को बातें भी समझा सकते हैं। बहुत सारी बातें आपके उन्हें पहले से पता हो ही रहती हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा एक्सप्लिसिटली बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें आपकी कम्युनिकेशन इम्प्लिसिट भी होती है, पार्शियल इम्प्लिसिट, पार्शियल एक्सप्लिसिट। तो आई होप आप ये लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर समझ गए होंगे। क्या पता लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर का मीनिंग ही पूछ ले ऐसे, ये ऑप्शन ना देके इसका मीनिंग व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर, तो आप वहाँ भी ये आंसर सही कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इमोटिकन्स आर, मतलब इमोटिकन्स इनमें से कौन से फीचर्स है जो इमोटिकन्स को रिप्रेजेंट करते हैं।
तो सबसे पहले हमें जानना होगा इमोटिकन्स मतलब क्या होता है। इमोटिकन्स का मीनिंग होता है अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फेशियल एक्सप्रेशन यूजिंग कैरेक्टर्स। मतलब इसको आप ऐसे समझते, इमोटिकन्स मतलब होता है इमोजी, जो हम अपने चैट में, अपने व्हाट्सएप में, अपने फेसबुक में यूज़ करते हैं। ये बेसिकली वही इमोटिकन्स को इमोजी होता है। तो हमारे ऑप्शंस देखते हैं। इमोटिकन्स आर इमोशनल कॉन्फ्रेंस। सेकंड है स्पेसिफिकली एक्सप्रेसिव बॉडीली जेस्चर। थर्ड है इमोशनल क्वेरीज। एंड लास्ट ऑप्शन है टाइप्ड सिंबल्स दैट कम्युनिकेट फेशियल एक्सप्रेशन। तो ये फेशियल एक्सप्रेशन, लास्ट ऑप्शन हमारा डी, फेशियल एक्सप्रेशन, ये हमारा हो गया राइट आंसर। इमोटिकन्स बेसिकली इज़ अ इमोजी, जो हम टाइप करते हैं अपने चेहरे पे। जैसे हम अपने इमोशंस, कोई भी आपका इमोशन आपके चेहरे से बिल्कुल, आप हंस रहे हैं, रो रहे हैं, कंफ्यूज हैं, किसी को कोई बात चुप करना चाह रहे हैं, आपको कोई बात समझ में नहीं आई, तो आपका चेहरा ही ऐसा वो आपको रिप्रेजेंट करने लगता है, आपका फीडबैक। तो ये आपका लास्ट ऑप्शन हो टाइप्ड सिम्बल्स दैट कम्युनिकेट फेशियल एक्सप्रेशन, ये हमारा हो गया राइट आंसर। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स फीडबैक। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने तुरंत मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर लगा दिया होगा। पहला है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सेकेंड है इन्वायरमेंटल नॉइस, थर्ड है वर्बल एंड नॉन वर्बल रिसीवर रिस्पॉन्स, एंड फोर्थ है वर्बल कम्युनिकेशन ओनली। देखिए फीडबैक किसे कहते हैं, हमने पूरे कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा इन्हीं वर्ड्स को पढ़ा है। एक सेंडर है ए, एक रिसीवर है बी। जब सेंडर कोई भी मैसेज बी को भेजता है तो वो बी जिस हिसाब से मैसेज पाता है फिर तुरंत या कुछ समय बाद उसको रिप्लाई करता है। जब रिसीवर सेंडर को रिप्लाई करता है उसी रिप्लाई को हम फीडबैक कहते हैं। और ये फीडबैक किसी भी तरीके की हो सकती है, चाहे वो उसको लिख के फीडबैक दे सकता है कि हाँ सर जो आपने बताया वो मुझे समझ आया, चाहे वो बोल के बता सकता है हाँ भाई जो तूने बोला मैं समझ गया, चाहे वो उसको सिंबॉलिक नॉन वर्बल फॉर्म में भी बता सकता है, इशारों में बता सकता है। तो ये फीडबैक बेसिकली यही है हमारा थर्ड ऑप्शन, वर्बल एंड नॉन वर्बल रिसीवर रिस्पॉन्सेज। मतलब ये फीडबैक किसी भी रूप में हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल। ये ज़रूरी नहीं कि बस नॉन वर्बल ही हो या बस वर्बल कम्युनिकेशन हो। तो हमारा फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, बचा बी एंड सी। तो हमारा ये वर्बल एंड नॉन वर्बल रिसीवर रिस्पॉन्स ही करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। इनमें कौन सा ऐसा है जो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन नहीं कहा जा सकता। एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो सेंडर कहना चाहे रिसीवर वो 100% वही समझे, ये होता है एक सक्सेसफुल इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसके ऑप्शंस हम देखते हैं। पहला है वन हु प्रेजेंट्स मटेरियल इन अ प्रिसाइज एंड क्लियर वे। कोई आदमी है जो जो वो अपने मैसेज को कहना चाह रहा है वो मैसेज को एकदम प्रिसाइज, सही तरीके से और क्लियर स्पष्ट वे में कह लेता है, तो ये हमारा बिल्कुल ही सक्सेसफुल कम्युनिकेशन है। मतलब ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी पे हम देखते हैं वन हु इज़ एबल टू अडॉप्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिकेटी। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो जिससे वो बात कर रहा है बिल्कुल उसी के हिसाब से ही वह अपनी लैंग्वेज को अडॉप्ट करने की क्षमता रखता है, बिल्कुल वो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन है। तो हमारा बी, ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। हमारा ऑप्शन है सी, वन हु नोज अ लॉट बट इज सम वॉट रिजर्व इन हिज एटीट्यूड। मतलब एक व्यक्ति जिसको कम्युनिकेट करना है उसको नॉलेज तो बहुत है लेकिन वो अपने एटीट्यूड को रिजर्व में रखता है, मतलब उसे जो बोलना चाहिए जैसे बोलना चाहिए वैसे कन्वे नहीं कर पा रहा है। ऑप्शन डी, वन हु समटाइम्स बिकम इनफॉर्मल बिफोर द रिसीवर एंड डेवलप रैपर्ट। मतलब एक व्यक्ति वह जो कम्युनिकेशन करने के पहले कम्युनिकेटी से रैपर्ट हो जाता है। रैपर्ट मतलब होता है अ फ्रेंडली रिलेशनशिप इन विच पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी वेल। मतलब कम्युनिकेशन करने के पहले वह दूसरे व्यक्ति से फ्रेंडली रिलेशन बना लेता है। मतलब ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। तो बचा हमारा क्या, ऑप्शन सी, जिसमें व्यक्ति जानता तो बहुत है पर वह अपने एटीट्यूड को रिजर्व में रख लेता है, उतनी बातें बोल नहीं पाता चाहे वह बोलना चाहे या ना चाहे। तो हम देखते हैं हमारा ऑप्शन सी बचा, जो हमारा सही आंसर होगा कि ये सक्सेसफुल कम्युनिकेशन नहीं, ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनदर टर्म यूज्ड फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या मतलब होता है, हमने बताया था। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मतलब होता है दो या दो से अधिक लोग जब आपस में बातें करते हैं उसे कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन।
अब क्वेश्चन क्या है हमारा, पूछ रहा है कौन सा ऐसा टर्म है जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए भी लागू होता है। ऑप्शन पहला है हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी फेस टू फेस पब्लिक कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी डायडिक कम्युनिकेशन एंड ऑप्शन डी ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन। तो ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। बचा हमारे पास ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। हमने पढ़ाते टाइम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को बताया था डायडिक कम्युनिकेशन, मतलब ये बस जब दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है उसे बोलते हैं डायडिक कम्युनिकेशन। ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए इंटरचेंजेबली यूज़ होता है। ग्रुप कम्युनिकेशन नहीं होता, इसमें दो से ज़्यादा लोगों की होने की कंडीशन होती है। फेस टू फेस पब्लिक कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन मतलब होता है जब एक नॉर्मल संख्या से ज़्यादा लोग उपस्थित होते हैं, मतलब दो से ज़्यादा ही होना ज़रूरी है पब्लिक कम्युनिकेशन। तो हमारा ऑप्शन बचा डायडिक कम्युनिकेशन, जो कि हमारा एग्जैक्ट दो लोगों के बीच होने वाले कम्युनिकेशन को डायडिक कम्युनिकेशन कहते हैं, और इसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए इंटरचेंजेबली यूज़ भी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ग्रेप वाइन? इनमें से कौन सा ऐसा है जो ग्रेप वाइन के लिए सही नहीं है? तो सबसे पहले हमें जानना होगा ग्रेप वाइन का मतलब क्या है, जिसके लिए ये चारों में से कोई एक सही नहीं है। ग्रेप वाइन का मतलब होता है, हमने पढ़ाया था, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? ऐसा कम्युनिकेशन जिसके बारे में कुछ भी प्री प्लान्ड नहीं किया गया हो कि क्या मैसेज कन्वे करना है, किस तरीके से करना है, उसके कंटेंट्स क्या होंगे, ऐसा कुछ भी बिना सोचे समझे जो कम्युनिकेशन किया जाता है वो होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या ग्रेप वाइन। तो चलिए हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा, इट इज़ फास्टर देन फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क, मतलब ये फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क से ज़्यादा फास्ट होता है, ज़्यादा तेज़ होता है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब होता है ऐसे कम्युनिकेशन जो पहले से ही प्लान्ड होते हैं, जिनका एक डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है कि ये सिर्फ नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, अपवर्ड या डाउनवर्ड ही होंगे, मतलब सब कुछ पहले से डेलिबरेटली प्लान्ड रहता है। तो ऐसा तो है नहीं, ये ऑप्शन हमारा गलत हुआ, ये ऑप्शन एलिमिनेट किया गया। सेकेंड, इट इज़ लेस एक्यूरेट देन फॉर्मल नेटवर्क, मतलब ये भी बिल्कुल सही है कि ग्रेप वाइन से ज़्यादा एक्यूरेट, ग्रेप वाइन ज़्यादा ग्रेप वाइन से ज़्यादा एक्यूरेट होता है हमारा फॉर्मल नेटवर्क, ये भी नहीं। फिर सेकेंड थर्ड है, इट इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी बिल्कुल सही, सारे ऑर्गेनाइजेशंस में ये पाया जाता है, क्योंकि जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं, जितने टीचर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, जितने स्टूडेंट उसमें होते हैं, ये भले ही फॉर्मल एजुकेशन के दौरान, फॉर्मल मीटिंग के दौरान ये सारे एक प्लान्ड बात करते हों, प्लान्ड वे में, मगर स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में या कंपनियों में लंच के टाइम या ऑफिस मीटिंग के बाद या छुट्टी के टाइम ऐसे दो दो चार चार पाँच पाँच लोगों का एक ग्रुप बन जाता है जो आपस में ऐसी सारी बातें करते हैं, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन के ठीक उलट ग्रे पॉइंट्स होती हैं। लास्ट ऑप्शन है, इट इज़ प्रिफर्ड ओवर फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है, ये कभी प्रिफर नहीं की जाती फॉर्मल कम्युनिकेशन से ऊपर। तो अपने सारे ए ऑप्शन, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये ऑप्शन सारे सही थे तीनों, और क्वेश्चन में पूछा है नॉट ट्रू, मतलब कौन सा सही नहीं है। तो बिल्कुल ये हमारा लास्ट ऑप्शन प्रिफर्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल प्रिफर नहीं की जाती। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एस्पेक्ट्स ऑफ वॉइस अदर देन द स्पीच आर नोन एज। देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए, पूछ क्या रहा है, एस्पेक्ट्स ऑफ द वॉइस अदर देन द स्पीच। अदर देन द स्पीच मतलब जो आप कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं उसके अलावा एस्पेक्ट्स ऑफ के वॉइस जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आपके वर्ड से ज़्यादा मायने इनमें से कौन सी चीज़ें रखती हैं, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। जिसका पहला ऑप्शन है फिजिकल लैंग्वेज, सेकंड ऑप्शन है पर्सनल लैंग्वेज, थर्ड ऑप्शन है पैरा लैंग्वेज, फोर्थ ऑप्शन आपका डिलीवरी लैंग्वेज। डिलीवरी लैंग्वेज मतलब कुछ होता है, कोई मतलब नहीं होता। बचे आपके ऑप्शंस ए, ऑप्शंस बी एंड ऑप्शन सी। अभी हम लोगों ने पढ़ा थोड़ी देर पहले पैरा लैंग्वेज, इसका मतलब ही होता है आप क्या बोल रहे हैं ये ज़रूरी नहीं, लेकिन आप किस मैनर में बोल रहे हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ एस्पेक्ट्स ऑफ द वॉइस अदर देन द स्पीच, मतलब हमारा जो थर्ड ऑप्शन है पैरा लैंग्वेज, ये हमारा सही आंसर हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इनमें कौन सा प्रिंसिपल है जो कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए लागू नहीं होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब आप बिल्कुल जानते होंगे, ऐसा कम्युनिकेशन जिसका फीडबैक 100% सेंडर से जब रिसीवर तक मैसेज पहुंचता है तो 100% उसी फॉर्म में आता है। ये होता है हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसका पहला ऑप्शन है हमारा परसुएसिव एंड कन्विंसिंग डायलॉग। सेकेंड ऑप्शन है पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑडियंस। थर्ड ऑप्शन है वन वे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड फोर्थ ऑप्शन है स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ ग्रे पॉइंट। मतलब पहला ऑप्शन कह रहा है परसुएसिव एंड कन्विंसिंग डायलॉग। कन्विंसिंग डायलॉग मतलब होता है किसी को कन्विंस करना। जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और बंदा ए अगर बंदे बी को कन्विंस कर रहा है तो इसे कहते हैं कन्विंसिंग डायलॉग। तो ये बिल्कुल इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, क्योंकि ए जब बी को अपनी बातों को मना ले गया, उसको कन्विंस कर ले गया, तो फिर ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन ही हुआ। ऑप्शन बी पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑडियंस। जब आप अपने ऑडियंस को, जो भी आपका टारगेटेड ऑडियंस है, उसके पार्टिसिपेशन को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो ये बिल्कुल ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन हुआ। ऑप्शन 4 स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ ग्रे पॉइंट। यूज ऑफ ग्रे पॉइंट मतलब होता है, ये जरूरी नहीं कि आप किसी से बात करें तो उस पर एकदम फॉर्मेलिटी ही करें, फॉर्मल कम्युनिकेशन के माध्यम से उसको बात करें। कहीं कहीं ग्रे पॉइंट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करना भी ज़रूरी होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। तो ऑप्शन डी भी हमारा एलिमिनेट हो गया। बचा ऑप्शन सी वन वे ट्रांसफ़र ऑफ कम्युनिकेशन। आप जब दो लोग आपस में बात कर रहे हो तो वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कब बनेगा, जब दोनों लोग अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करेंगे, किसी टॉपिक किसी कॉन्टेक्स्ट पे दोनों लोग मिलकर बातें करेंगे, अपनी राय देंगे, फिर वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बनता है। यहाँ ऑप्शन सी में दे रहा है कि वन वे ट्रांसफ़र ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब एक ही बंदा बोले जा रहा है, कोई फीडबैक ही नहीं मिल रहा, तो वो फिर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। और हमारा क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब ऑप्शन सी। जब एक ही इंसान अगर बातें किया जा रहा है, दूसरा कोई फीडबैक नहीं दे रहा, वहाँ इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन होगा सी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब निम्न में से कौन से ऐसे फीचर्स हैं कम्युनिकेशन के, इनमें से उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। पहला ऑप्शन है कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। बिल्कुल सही। ऑप्शन है बी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स बोथ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल दोनों को इन्वॉल्व करता है, इंफॉर्मेशन भी और अंडरस्टैंडिंग भी। ऑप्शन सी कम्युनिकेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। बिल्कुल हमने पढ़ाया भी है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा भी है कि कम्युनिकेशन एक सतत प्रक्रिया होती है, कभी रुकती नहीं, यूनिवर्सल और लाइफ लॉन्ग होती है। ऑप्शन 4 कम्युनिकेशन इज अ सर्कुलर प्रोसेस। बिल्कुल सही। एक सेंडर है, एक रिसीवर है, ये मैसेज कन्वे किया सेंडर बी को और सेंडर बी ने फीडबैक दे दिया सेंडर ए को, मतलब ये पूरी एक साइकिल बन जाती है। तो कम्युनिकेशन इज ए सर्कुलर प्रोसेस। तो इसमें हमारे चारों ऑप्शंस दिए गए हैं और चारों ऑप्शंस सही हैं, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सही होगा डी 1 2 3 सर्कुलर कम्युनिकेशन द इनकोडर बिकम्स अ डिकोडर व्हेन देयर इज। मतलब इनकोडर क्या होता है, इनकोडर होता है मतलब सेंडर जो मैसेज को इनकोड करता है, मतलब उसके दिमाग में माइंड में कोई आइडियाज़ आए होंगी, वो उनको जनरेट कर रहा है, तो वो होता है इनकोडर। और डिकोडर क्या होता है, उस कोड को, जो भी जिस फॉर्म में मैसेज होगा उसको समझने के लिए मैसेज को रिसीवर मैसेज को डिकोड करता है, फिर वो उसको समझ पाता है। मतलब डिकोडर जो होता है उसे कहते हैं रिसीवर और सेंडर को कहते हैं इनकोडर। In a circular communication, the encoder becomes a decoder when there is noise, audience, criticality and feedback. तो बिल्कुल ही आसान सी आप इसका आंसर जान चुके होंगे, दैट इज़ फीडबैक। हमारा लास्ट ऑप्शन फीडबैक। इसका क्या मतलब हो, देखिए जैसे मान लीजिए ये सेंडर ए है, अपने रिसीवर बी को कोई मैसेज यहाँ भेजा, इनकोड किया, सेंडर बी इस मैसेज को डिकोड करके इसको समझा और इसको समझने के बाद बी ने ए को फिर ये फीडबैक दे दिया। मतलब फीडबैक को जब हम मान लेंगे एक मैसेज, जैसा कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है, तो ये बी बन जाएगा हमारा इनकोडर, क्योंकि इसने मैसेज जनरेट किया, जो फीडबैक दिया ये एक मैसेज माना जा रहा है।
तो ये बिल्कुल ही उलट हो जाएंगी। जो सेंडर होगा वो रिसीवर बन जाएगा और जो रिसीवर होगा वो सेंडर बन जाएगा। हमारा आंसर होगा लास्ट डी, जो कि है फीडबैक। द मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स अ सिंगल सोर्स ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स सिमिल्टेनियसली इज कॉल्ड। मतलब ऐसा कम्युनिकेशन का टाइप जो इन्वॉल्व करता है एक सिंगल सोर्स ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब एक सिंगल सोर्स से ही इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रहा है टू अ लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स। ये बिल्कुल ही आसान सा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें एक कम्युनिकेटर होता है, वो एक ही समय में टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज करके एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक अपने मैसेज को कन्वे करता है, और ये होता है वन वे। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ या कोई भी यूट्यूबर या टेक्नोलॉजी के थ्रू कोई बोल रहा है, बस एक तरफा बातें कर रहा है, दूसरा से रिसीवर कोई भी फीडबैक नहीं दे पा रहा है, वो होता है मास कम्युनिकेशन। तो हमारा ऑप्शन होगा बी, जो कि एग्जैक्ट तो हमने तकरीबन 20 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस अपने पुराने लेक्चर्स और कम्युनिकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखे। इसमें से कई सारे क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट समझा, उसे इसमें शामिल किया। आई होप आपने इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट किए होंगे। तो यही हमारा ये कम्युनिकेशन चैप्टर समाप्त होता है, और अगले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथोडोलॉजी एट्सेट्रा। तो अब कम्युनिकेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए थैंक यू।